चलो बिटिया रानी तनी खाए लो फिर भीतर लेटो। अब बहन लेटे का बखत ना ही आवा। सहसा महाराज जी ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आओ उठो। महाराज जी ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुटाने की कोई आशा ना देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कौर खाने के बाद वो महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो, महाराजिन ने पराठे पलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखे तो छोटे बाबू लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाए, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के हैं बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, किसी की फिक्र नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के देना ही मत। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसे हियाव पड़ा है कि उन्हें अलग कह दीस। बेचारा होटल में जाने कैसी रोटी खात हुई, उन्हें यहीं बुला ले तो अपने हाथ की खिला के 2 महीना में मोटा कह दी। हमें तो उससे ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी बाहर एक मेम पूछे थे, यहाँ कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहा नहीं, या तो बाबूजी रहत है। तो कहा थे नहीं, यही मकान है। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसाइकिल रखी हुई थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किससे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वो तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आपका नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उन्हें जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस्टर क्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठते हुए पूछा। रहते तो वो चौक में है, लेकिन आजकल तो वो पापा के साथ बाहर गए हैं। वो तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना ही नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आपके ही बारे में बातें कर रहे थे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि कितनी तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं, और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, ना आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उन्हें इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वो लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वो ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मिम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं, और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई करता ही नहीं। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गहरा उनके संसर्ग में आ जाता है, उसे वो प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उसे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो ये विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें, जब वो अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए।
नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिसने उसे ज़िंदगी भर निबाह करना है और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बना लिए थे। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत पसंद है। ओहो, देखिए मैं तो भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वो मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निबाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखे तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई संदेश नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वो छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है। हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बहुत पसंद है और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोच रही होंगी कि इस तरह से मैं मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती हूँ, किसी से नहीं मिलती जुलती। उस दिन मिस्टर कपूर आए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता, मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी थी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनी ने कहीं लिखा था, वो मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि ये वही आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वो खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए ये कह रही हूँ कि आप उनकी घनिष्ठ मित्र हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं, इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, ये मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं मिस्टर कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा छीप गई, उसने आंखें नीचे कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा, और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविताएं पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वतंत्र होती हैं। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है,
उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तो तारीफ करते नहीं थक रही थी। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेती है। इतनी मान मनुहार कर लेती है और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर की इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वो कितना परेशान करती है चंदर को। कभी अगर चंदर सचमुच बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वो खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल्डॉल की पेटी का बक्सवा खोल दिया था और उठते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए थे। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और ना यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इसे सुधा समझ तो गई थी कि वो नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना हो। बिना खत के मन उदास कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे सारी दृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिंदी। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भरा। अच्छा आ गए चंदर? सुधा आलू छोड़ के उठ गई। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर बुआ आ गई।